इतिहास विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ऐसे फैक्ट हैं जो शायद ही हमने पहले कभी सुने तो होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, लेकिन अब हम भूल चुके होंगे। तो आज मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। इतिहास विषय हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ा ज़रूर है हमने, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें अब हम भूल चुके हैं। उसको मैं आज आपको पूरा क्लियरली कैसे क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इतिहास दोस्तों, इतिहास शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति और हास। इति का मतलब होता है अतीत और हास का मतलब होता है घटना, यानी कि अतीत की घटना। अब इतिहास को जानने के प्रकार, यानी कि देखिए, ये तो हमने समझ लिया अतीत की घटना, यानी अतीत में जो भी पास्ट टाइम में घटी हुई घटनाएं हैं वो सारी अतीत की घटनाएं होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल जो घटा वो इतिहास हो गया, परसों जो घटा वो इतिहास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कल घटा, जो परसों घटा, वो हमारे सामने ही हुआ है। लेकिन इतिहास जो होता है वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल में जब हम अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, हम लोग जब आदि मानव का ज़माना था तब की बात करें, या गौतम बुद्धा या अशोका, या आगे चल कर के मिडिवल इंडिया यानी मुग़ल काल आया है तब की बात करें, या आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तब की बात करें, ये सारी बातें इतिहास के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं इतिहास को जानने के प्रकार। अब इतिहास को जानने के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ। अब जो हमने बौद्ध और जैनों के बारे में पढ़ा है, या वैदिक धर्म के बारे में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल कर के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस समय जो भी इतिहासकार होते थे, तो जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उनके द्वारा, उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में किस तरीके का इतिहास होता होगा। यानी बौद्धों का टाइम पीरियड था, या जैनीज़ का टाइम पीरियड था, या वैदिक टाइम पीरियड था, उस समय कैसा इतिहास होता होगा ये हमें पता चलता है उस समय के धार्मिक ग्रंथों से। तो ये तो हो गया दोस्तों साहित्यिक स्रोत। दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उसमें जैसे कि सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ, स्तंभ लेख, ये सारी चीज़ें आती हैं। सिक्के, प्राचीन काल के सिक्के जो चलाए जाते थे, जैसे निस्क चलाया जाता था या दीनार चलाया जाता था, ये या अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के टाइम में लिखे गए हैं, या मूर्तियां हैं, ये सारी चीज़ें पुरातात्विक में आती हैं। और इसके अलावा होता है विदेशी विवरण, जो बाहर से आए हुए यात्री होते थे, यहाँ पर भारत की यात्रा के लिए आते थे, जैसे यूनान से आए हैं, चीन से आए हैं, या फारस से आए हैं, इन लोगों ने यहाँ का विदेशी विवरण दिया है। अब देखिए, हम इसको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। पहला देखिए, हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ मिले हुए हैं, इनके बारे में बौद्ध हैं, बौद्ध के टाइम पीरियड में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, या उस समय मूर्तियाँ बनवाई गई हैं, या जो राजा थे, जब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें भी कई सारी मूर्तियों का भी हम लोगों को पता चला है। तो उसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्राचीन काल में इनके अवशेष देख करके, या इनसे प्राप्त मूर्तियों के आधार पे हम लोग उस समय का इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी मूर्तियां हैं जो उस समय बनवाई गई होंगी प्राचीन काल में। ये देखिए, ये गौतम बुद्धा की मूर्ति है, और इस तरीके की मूर्तियां बनवाई जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था। उसमें सिक्के, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख और अभिलेख। सिक्कों की बात करें तो उस समय प्राचीन काल में जो सिक्के चलाए गए थे, जैसे देखिए, हर टाइप का, हर तरीके का जो भी टाइम पीरियड आया है, चाहे वो वैदिक टाइम हो, या वैदिक के या ऋग्वैदिक काल हो, या वैदिक काल हो, या इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग महाजनपद काल हो, या इसके आगे और बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आगे चल कर के धीरे धीरे जो ह्यूमन बींग्स थी उनमें डेवलपमेंट होता गया, और सिक्के उस तरीके से अपनी सुविधा अनुसार ये लोग बनाते रहे हैं। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, यहाँ तक कि शीशे के सिक्के भी बने हैं। तो उस समय जो सिक्के बनते थे उनसे व्यापार होता था।
जैसे आज के समय में होता है वैसे ही तब भी होता था। तो सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के, इस तरीके से व्यापार चलता था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अभिलेख पे। अभिलेख देखिए, अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं। अभिलेख होता था कि कोई भी किसी भी चीज़ में अपने शासनकाल के बारे में लिखवाना, उसको हम लोग अभिलेख बोलते थे। ख़ास तौर पे पत्थर के जो लेख होते थे, पत्थर की जो एक शिला टाइप की होती थी, उसमें ये लोग लिखा देते थे, तो उसी को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। अब जैसे अशोक की बात करें तो अशोक ने कई भाषाओं में अपने अभिलेख लिखाए हैं, जैसे खरोष्टी में, ब्राह्मी में, और भी भाषाएं हैं अशोक ने जो लिखाए हैं। ब्राह्मी लिपि केवल भारत में पाई जाती है जो अशोक ने लिखवाई है। ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो अशोक ने लिखवाए हैं और वो केवल भारत में ही मिलते हैं। तो इस तरीके से अशोक क्या, कई सारे राजाओं ने अपने अपने अभिलेख लिखाए हैं। इसके अलावा मूर्तियां हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में देखी थी कि ये मूर्तियां हैं उस समय की हमें प्राप्त होती हैं। मूर्तियों से भी हम पता लगा लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में किस तरीके का टाइम रहा होगा, क्या क्या लोगों का कैसा जीवन काल रहा होगा, कैसी सामाजिक व्यवस्था रही होगी, कैसी आर्थिक व्यवस्था रही होगी, या इन सब से हमें पता चल जाता है। या शिलालेख की बात करें तो एक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ होते थे, उनमें शिलाओं में वो लोग अपने शासनकाल के बारे में, उस समय का शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो लिखवा लेते थे। तो ये हो गई स्तंभ लेख की बात। अब ये सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ और स्तंभ लेख, ये सब किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। जब पुरातत्ववेत्ता जा कर के ज़मीन में खुदाई करते हैं और नीचे से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके के पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं। नेक्स्ट आता है विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण की बात करें तो विदेशी विवरण में जैसे विदेशी विवरण में कई सारे यूनानी यात्री आए हैं, चीनी आए हैं और अन्य यात्री आए हैं, फ़ारसी आए हैं। तो ये सारे के सारे जो विदेशी विवरण इन्होंने बाहर से आए हैं, लेकिन हमारे भारत के बारे में, उस समय के बारे में लिखा है कि उस समय कैसी शासन व्यवस्था थी। अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें तो उस समय हेरोडोटस की बात कर लेते हैं। हेरोडोटस एक यूनानी ग्रीक लेखक थे और इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी। तो हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी थी दोस्तों? हिस्टोरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिका लिखी थी और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और भी कई सारे इतिहासकार थे, जैसे डायमेकस आए थे, ये जो थे सीरियन नरेस एंटियोकस के राजदूत थे। या डायमेकस हैं, डायनोसिस हैं, टॉलमी हैं, प्लिनी है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी है। इसकी बात करें तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि ये लिखी किसने है, लेकिन ये भी एक किताब है जिसमें कि इन्होंने, विदेशियों ने विवरण दिया हुआ है उस समय के भारत का। अब मेगास्थनीज हैं, उन्होंने इंडिका लिखी है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में सारी बातें लिखी होंगी कि मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में इन्होंने लिखा हुआ है कि पूरा जो मौर्य काल था उस समय, तो उसमें समाज किस तरीके से सर्वाइव करता था और वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। अगली बात कर लेते हैं चीनी लेखकों की। तो चीन से जो आए थे वो आए थे फाहियान आए थे। फाहियान जो आए थे ये गुप्त वंश में आए थे और ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और जब ये आए थे तो इन्होंने जो विवरण लिखा हुआ है, इन्होंने उसी समय के, इन्होंने जो विवरण में मध्य देश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। उस समय के जो मध्य देश था, उस समय की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और ये भी बताया कि उस समय की जनता सुखी और समृद्धि थी। तो फाहियान ने ऐसा लिखा है। और ये कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। ह्वेनसांग आए थे, ये भी एक चीनी यात्री थे और ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। इन्होंने जो हर्षवर्धन यहाँ पे आए थे तो ये 15 वर्ष भारत में रहे थे और उसके बाद ये वापस चीन को प्रस्थान कर गए थे। हर्षवर्धन यहाँ पर जो ह्वेनसांग आए थे, हर्षवर्धन के टाइम में आए थे और 15 वर्ष यहाँ भारत में रहे थे, फिर चीन लौट गए थे। ह्वेनसांग ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर अध्ययन किया और उसके बाद वहाँ पर टीचर भी बन गए थे।
ठीक है। और इन्होंने जो अपना भ्रमण वृत्तांत लिखा है इसका नाम है सी यू की। दोस्तों आप नोट भी करते चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप इसे अब एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट भी करते चलिए। तो ये सी यू की जो थी, इन्होंने अपना एक भ्रमण वृत्तांत लिखा हुआ है और इन्होंने जो है 138 देशों की यात्रा का विवरण मिलता है ये सियूकी वृत्तांत में, जो इन्होंने उस समय हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ पे यात्रा की थी। इसके अलावा हम और भी अरबी लेखक थे। अरबी लेखक यानी जो मध्यकालीन भारत में आए थे, अरबी लेखक या फ़ारसी लेखक, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का क्या मतलब होता है? तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। तो इन्होंने किताब जो लिखी है उसका नाम है तहकीक ए हिंद, महमूद गजनवी के साथ आए थे। और अन्य लेखकों में जैसे तारानाथ है, मार्को पोलो हैं, ये लोग भी आए थे। तो तारानाथ की बात कर लें तो तारानाथ एक जो तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कई कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। और मार्को पोलो की बात करें तो जो मार्को पोलो थे वो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पे आए थे। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई लेखकों के बारे में जो विदेशी विवरण से हमें मिलती हैं। विदेशी लेखकों ने विदेशी विवरण उस समय के इतिहास के बारे में लिखा है कि कैसे क्या क्या ये रहा था उस समय का शासनकाल कैसा था, कैसे ये लोग रहते थे, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी। तो इस तरीके से और मध्यकालीन भारत में जो अरबी फ़ारसी लेखक आए थे उन्होंने उस समय के टाइम पीरियड को अपने हिसाब से वर्णित किया है, जो हम आगे के वीडियोज़ में 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों बात करते हैं समयकाल की। तो देखिए समयकाल क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास के अगर हम टाइम की बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कितने से कितने टाइम पीरियड में बांट सकते हैं, तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जहाँ से भी शुरू हुआ है उसका तो देखिए कोई भी वो नहीं है कि कब से शुरू हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो कई लाख वर्ष पूर्व से ये शुरू हुआ था और 8वीं शताब्दी तक रहा था। प्राचीन भारतीय इतिहास कब से शुरू हुआ था? कई लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था और 8वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास की बात करें अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो ये 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। 8वीं शताब्दी का आप मतलब समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जब 712 ईस्वी आई थी, जब एक सबसे पहले आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पे आक्रमण किया था, वो आया था। तब से स्टार्ट होता है 8वीं शताब्दी से लेकर के 1757 तक का टाइम पीरियड जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहलाता है। अब 1757 में क्या हुआ था इसको भी ध्यान कर लीजिए। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो कि आधुनिक भारत में जो कि मध्यकालीन भारत में हुआ, उस समय मध्यकालीन भारत का टाइम था और उसके जस्ट बाद आधुनिक भारत आ जाता है। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो प्लासी का युद्ध हुआ था जून 1757 को, और ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों के साथ थे, अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल होते थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 1757 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिक भारतीय इतिहास। अब देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 यानी कि 1757 में जब ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद, उसके बाद से जो टाइम पीरियड लग जाता है वो आधुनिक भारत का लग जाता है। और आधुनिक भारत को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल कर के 1964 तक। अब देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद फिर 1950 में संविधान लागू हुआ। ठीक है। तो ये सब कुछ आधुनिक भारत में हम लोगों को पढ़ना होगा। और आगे चल कर के 1962 में युद्ध भी हुआ था भारत और चाइना का। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है 1964। तब तक के टाइम पीरियड को हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, यानी इस प्लासी के युद्ध से लेकर के 1964 तक हम लोग इसको आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में पढ़ेंगे।
ठीक है। अब जब इसमें सबसे पहला आता है प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। इस प्राचीन भारतीय इतिहास को भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो पाते हैं कि देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है इसका भी। तो इस प्राचीन भारतीय इतिहास को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। अब दोस्तों ये प्रागैतिहासिक काल क्या है? देखिए प्रागैतिहासिक काल वही है जो अर्ली ह्यूमन का टाइम पीरियड था, यानी कि जो हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, आदि मानव के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो आदि मानव का जो टाइम पीरियड था वो होता है प्रागैतिहासिक काल। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में पूरी तरीके से बताऊंगी। तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है क्योंकि आदि मानव थे उस समय, तो बस उनका पूरा फोकस किस पे होता था? खाने पे। उनको बस भोजन की तलाश होती थी। भोजन की तलाश में वो एक घर भी नहीं बनाते थे, इधर उधर घूमा करते थे। वो तो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, फिर जा कर के उन्होंने थोड़ा विकसित हुए, तब उन्होंने घर बनाना और बाकी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन जब प्रागैतिहासिक काल में वो सिर्फ खाना अपने भोजन की तलाश के लिए ही औजार बनाते थे। औजार भी वो किसके बनाते थे? हड्डियों के औजार बनाते थे उस समय, और उसी से वो शिकार करते थे। और ये था प्रागैतिहासिक काल। इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो लिखेंगे कहाँ से? हाँ, उन्होंने थोड़ी बहुत चित्रकारी की है गुफाओं में, तो वो ज़रूर साक्ष्य के रूप में है, वरना उस समय कुछ भी नहीं था। ठीक है, लिखित में हमारे पास उसका कोई विवरण नहीं है। नेक्स्ट आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में भी शॉर्ट में, इन शॉर्ट अभी समझ लीजिए, उसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी? जब खुदाई हुई है, ये दयाराम साहनी जो इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की है, या राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो के लिए खुदाई की, तो ये जो खुदाई हुई है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ों के टाइम में भारत में, उस समय खुदाई के वक्त जो नीचे से एक नगर मिला है, पूरा विकसित नगर, वही जो टाइम पीरियड है वही आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और दोस्तों इसका लिखित साक्ष्य तो है, लिखा है उन लोगों ने, लेकिन उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक कि उन्होंने लिखा क्या है। तो लिखित साक्ष्य उन्होंने लिखा है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। बाकी उन्होंने अपना उसका पुरातत्व से रिलेटेड या और चीज़ें उनकी, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन हैं या उस समय की नगर व्यवस्था कैसी थी, सड़कें कैसी थी, ये सारे साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसका लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा चुका है, जैसे कि स्तंभ लेख या शिलालेख या अभिलेख की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लिखित साक्ष्य में आती हैं, और इसे पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। थैंक यू सो मच।